नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने एचआरएम के यूनिट 20 के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिस इन एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आइए दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि कितना कमिटमेंट है, कितना पैसन है, राइट, और कितना इंथुजियाज्म है जो कि एम्प्लॉय शो करते हैं अपने वर्क के प्रति और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो उसे हम लोग स्टडी करेंगे, कितना उन्हें इंतज़ाज़्म है, कितना कमिटमेंट है। ठीक है, जब एम्प्लॉयज हाईली इंगेज होते हैं तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है कि वो प्रोडक्टिव होते हैं, लोअल होते हैं और उस कंपनी को के साथ स्टे करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, इस कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और टर्नओवर रेट कम होता है। और दोस्तों और वो जो है कंपनी को लीव नहीं करते हैं। ठीक है, वो टर्नओवर रेट कम होता है, जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक रिटेल स्टोर है, ठीक है, और आपके जो एम्प्लॉय हैं वो हाईली इंगेज हैं और वो कमिटेड है कि आपको एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। तो दोस्तों वो जो है आपके कस्टमर के बियॉन्ड जाएंगे, जिस कारण से कस्टमर हैप्पी रहेंगे और वो सेल्स बढ़ेगा। और दोस्तों यदि आपके एम्प्लॉय कमिटेड है कंपनी में और अपने काम पे, तो दोस्तों वो कंपनी को छोड़ेंगे नहीं, आपका कॉस्ट कम होगा और टाइम कम होगा नए एम्प्लॉय को ट्रेन करने का। फिर दोस्तों एम्पिरिकल स्टडी रिसर्च स्टडी होता है, जो कि बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल डेटा पे। तो इस स्टडी ने दिखाया है, शो किया है दोस्तों कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है बेस्ट मेजर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का, जो कि डायरेक्टली लिंक होता है पॉजिटिव आउटकम से, बिकॉज एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू द पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान समझना है। जैसे मान लीजिए कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कैश फ्लो जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है सक्सेस का, लेकिन दोस्तों एम्प्लॉय एंगेजमेंट को देखा जाता है फाउंडेशन फॉर अचीविंग दिस आउटकम। जैसे मान लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट है और तो आपका सक्सेस केवल इस बात पर ही बेस्ड नहीं है कि कितना पैसा आप कमा रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि आपके कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपके सर्विस से। तो दोस्तों हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए जो कि हाईली इंगेज होंगे, कमिटेड होंगे आपको एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड करने में। तो दोस्तों एम्प्लॉय एंगेजमेंट फाउंडेशन होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करने का और कैश फ्लो को अचीव करने का। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रायोरिटाइज करती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट को और कमिटमेंट को, वो दोस्तों पॉजिटिव आउटकम देखती है, जैसा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो आप प्रोग्राम में इन्वेस्ट कीजिए, इनिशिएटिव में इन्वेस्ट कीजिए जो कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट को प्रमोट करे। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन जो है एक पॉजिटिव वर्क प्लेस क्रिएट कर सकती है, जो कि फॉस्टर करता है एम्प्लॉय के ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। जैसे मान लीजिए कि एक टेक कंपनी है जो कि रेगुलर ट्रेनिंग दे रही है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने एम्प्लॉय को। तो दोस्तों वो क्या देखेगी, एंगेजमेंट बढ़ा हुआ देखेगी, कमिटमेंट अपने वर्कफोर्स के बीच में। तो एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करके कंपनी जो है एक मैसेज भेजती है कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू कर रहे हैं और उनको हेल्प करना चाहते हैं पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। दोस्तों एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय और रिलेटेड प्रोसेसेस को मैनेज करे, जैसे कि हायरिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक वाइटल एचआर प्रोसेस है, क्योंकि डायरेक्टली लिंक होता है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन से, रिटेंशन से और प्रोडक्टिविटी से। जैसे एक मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि हाई टर्नओवर रेट एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करे ताकि टर्नओवर को कम कर सके और एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सके। तो एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को इंप्रूव करके कंपनी जो है पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर क्रिएट कर सकती है, जो कि एम्प्लॉय को इनकरेज करेगा कि वो कंपनी के साथ रहे लॉन्गर पीरियड के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल के माध्यम से, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और आपने जो आपका जो डे टू डे बैंकिंग लाइफ है उसमें भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। दोस्तों बताया जा रहा है कि इंगेज एम्प्लॉय को रिटेन करना कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके लिए एफर्ट चाहिए, स्किल चाहिए एचआर फंक्शनरी के पार्ट में, राइट। तो एचआर फंक्शनरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉय रिलेटेड प्रोसेस को मैनेज करे, हायरिंग, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जैसे आपका मान लीजिए छोटा सा बिजनेस है और आज दोस्तों आप अपने हाईली इंगेज एम्प्लॉय को रिटेन करना चाह रहे हैं, तो आपका जो एचआर फंक्शन होगा दोस्तों, एचआर फंक्शन ही होगा, वो प्रोग्राम क्रिएट करेगा जो कि एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देगा अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और अपने हार्ड वर्क के लिए रिकॉग्निशन के लिए। तो एक पॉजिटिव वर्क प्लेस को क्रिएट करके, एक पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर क्रिएट करके जो कि एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को सपोर्ट करेगा, एचआर फंक्शनरी एम्प्लॉय को रिटेन कर सकते हैं और टर्नओवर को कम कर सकते हैं। दोस्तों एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसे आप अचीव नहीं कर सकते सिंगल इंटरवेंशन से। इसमें दोस्तों सस्टेन एफर्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में, ताकि एक पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर क्रिएट कर सके और एम्प्लॉय एंगेजमेंट को प्रमोट कर सकें। दोस्तों ये जस्ट है, ये नहीं है कि आप जॉब के प्रति कमिटमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं, आप मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे हैं और अपने जॉब के साथ बहुत ही ज़्यादा इंगेज नहीं है, तो आपके एम्प्लॉयर सिंपली आपको एक रेज या प्रमोशन नहीं देंगे ताकि आपको इंगेज बनाएं। तो उनको क्रिएट करना पड़ेगा एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप वैल्यूड फील करें, सपोर्टिव फील करें, जहाँ पे आपको एम्पावर किया जाए कि अपना बेस्ट काम करें। तो इसके अंदर कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं जो कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन को प्रमोट करेंगे, ट्रेनिंग को, डेवलपमेंट को और कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को।
दोस्तों इंगेजमेंट एक टर्म होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे एम्प्लॉय सोचते हैं, फील करते हैं, अपने जॉब के प्रति एक्ट करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो जो इंगेज एम्प्लॉय होते हैं दोस्तों वो कमिटेड होते हैं अपने वर्क के प्रति, और वो उनको एक सेंस ऑफ पर्पस फील होता है, फुलफिलमेंट फील होता है जो भी काम वो करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवोकेट करते हैं अपने गोल और वैल्यू के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं जो कि एड प्रोवाइड कर रहा है होमलेस इंडिविजुअल को, तो यदि आप इंगेज एम्प्लॉय होंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के प्रति पैशनेट होंगे और कमिटेड होंगे। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको हेल्प करने में आपको एक सेंस ऑफ पर्पस फील होगा जो भी आप करेंगे, और मोटिवेटेड होंगे ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सके अपनी कम्युनिटी में। दोस्तों इंगेज एम्प्लॉय का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो और उसके गोल और वैल्यू को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। जो इंगेज एम्प्लॉय होते हैं वो कमिटेड होते हैं अपने काम में और वो प्राइड लेते हैं जो भी वो काम करते हैं। वो एडवोकेट की तरह काम करते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दूसरे को प्रमोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वर्क कर रहे हैं किसी मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो कि हेल्प कर रही है छोटे बिजनेस को ग्रो करने में, तो यदि आप इंगेज एम्प्लॉय हैं दोस्तों तो आप इस बात पर बिलीव कर रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है और आप प्राउड फील कर रहे हैं उसके पार्ट होने में। आप एक एडवोकेट के रूप में काम कर रहे हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके सक्सेस को शेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ और प्रमोट कर रहे हैं अपना सर्विस टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। क्या बताया जा रहा है कि कोई इंगेज एम्प्लॉय जो होता है वो प्रॉमिसेस के लिए अवेयर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है कस्टमर को दे रही है और उसे फुलफिल करने में कैसे उस प्रॉमिस को फुलफिल किया जाए इस पे वो काम करता है। हम लोग बात करें दोस्तों इंगेज एम्प्लॉय की, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि वो ऑनरशिप का अपने वर्क का ऑनरशिप लेता है और कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के सक्सेस में। जैसे मान लीजिए कि आप एक रिटेल स्टोर पे काम करते हैं जो कि प्रॉमिस करती है कस्टमर को एक पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यदि आप एक इंगेज एम्प्लॉय होंगे तो आप जो है टाइम लेंगे ताकि एक दूसरे को सभी कस्टमर को समझ पाएँ, उनके नीड्स को समझ पाएँ और फिर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे पाएँ। ऐसा करने से आप बिजनेस के सक्सेस को कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि आपका कस्टमर हैप्पी क्रिएट होगा और लोअर कस्टमर होगा। एम्प्लॉय इंगेजमेंट दोस्तों एक क्रिटिकल एचआर प्रोसेस है जिसके अंदर दोस्तों एक पॉजिटिव वर्कप्लेस कल्चर क्रिएट किया जाता है और एम्प्लॉय के कमिटमेंट को प्रमोट किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में, टर्नओवर घटाने में और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाने में। जैसे मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करते हैं जो कि हाई टर्नओवर रेट से स्ट्रगल कर रही है, तो आप इंगेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कीजिए, ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, तो कंपनी इंप्रूव कर सकती है एम्प्लॉय के कमिटमेंट को और परफॉर्मेंस को। इस कारण से प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, टर्नओवर कम होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़िया होगा। दोस्तों इंगेजमेंट एक टू वे रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इसमें दोनों पार्टीज को एक साथ काम करना होता है ताकि एक पॉजिटिव वर्कप्लेस को कल्चर को क्रिएट कर सके और एम्प्लॉय की कमिटमेंट और परफॉर्मेंस को प्रमोट कर सके। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे प्रैक्टिसेस को यूज़ करती है ताकि इंगेजमेंट को फॉस्टर कर सके, जैसे कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि इंप्रूव करना चाह रही है एम्प्लॉय इंगेजमेंट को, तो कंपनी कुछ रेगुलर टाउन हॉल मीटिंग कंडक्ट इंप्लीमेंट कर सकती है ताकि अपने कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में इंप्रूव कर सके। वो इंप्लीमेंट कर सकती है एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो कि रिवार्ड करेगा एम्प्लॉय को उनके हार्ड वर्क के लिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इन सभी प्रैक्टिस के माध्यम से कंपनी एक इंगेजमेंट को फॉस्टर कर सकती है और अपने एम्प्लॉय कमिटमेंट को इंप्रूव कर सकती है। दोस्तों इंगेजमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर होता है। उसके अंदर ये होता है कि आप एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को बढ़ाइए, एक एम्प्लॉयर में प्राइड क्रिएट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कीजिए, वर्क में बिलीव क्रिएट कीजिए और एम्प्लॉय को वैल्यूएबल फील करवाइए। आप जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल में काम करते हैं जो कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट को इंप्रूव करना चाह रहा है, तो हॉस्पिटल जो है कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकता है जो कि एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएगा। जैसे वो कॉम्पिटिटिव सैलरी दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है, वो प्राइड प्रमोट कर सकता है एम्प्लॉयर में हॉस्पिटल के कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करवा के। तो ऐसी तरह से दोस्तों एम्प्लॉय इंगेजमेंट को बढ़ाया जाता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, इंगेज एम्प्लॉय कमिटेड होते हैं अपने काम में और वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, कौन? इंगेज एम्प्लॉय। इसी कारण से दोस्तों इस कारण से वो जो है डिलीवर करते हैं एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और वो एम्प्लॉय के साथ स्टे करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मार्केटिंग एजेंसीज पे काम कर रहे हैं और जहाँ पे एम्प्लॉय इंगेजमेंट बहुत हाई है, तो आपको एक सेंस ऑफ पर्पस फील होता है, कनेक्शन फील होता है एजेंसी के मिशन और वैल्यूज़ में। आप मोटिवेटेड हैं कि अपना बेस्ट एफर्ट हर एक दिन दें, जिस कारण से आप कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी वर्क दे रहे हैं और दोस्तों आप एजेंसी के साथ लंबे समय तक रह रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस का फोकस होता है दोस्तों कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट को इंप्रूव किया जाए, क्योंकि दोस्तों इस कारण से बेटर परफॉर्मेंस आता है, रिटेंशन आता है और ओवरऑल बिजनेस की सक्सेस होती है। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिंग होती है दोस्तों ताकि इनोवेटिव और मोटिवेटिंग इंगेजमेंट प्लान को क्रिएट कर सके, ताकि टॉप टैलेंट को रिटेन कर सके और अट्रैक्ट कर सके। जैसे मान लीजिए कि आप एक टेक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट को इंप्रूव करना चाह रही है, तो कंपनी फ्लेक्सिबल वर्क आवर अपॉर्चुनिटी दे सकती है लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, या दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम हो सकता है अपने एम्प्लॉय को दे सकती है। तो ये सभी देने से जो है एक वर्कप्लेस कल्चर क्रिएट करेगी जो कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट को वैल्यू कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इस यूनिट में समझेंगे कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या होता है। खासकर हम लोग कंटेम्प्रेरी स्ट्रेटजी को देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप वर्क कर रहे हैं एक बैंक के लिए
जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपने मिलेनियल एम्प्लॉय को इंगेज करने में। तो अब तो ये जो यूनिट है दोस्तों, इसमें स्ट्रेटजी बताया जाएगा, जैसे फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, एक कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, और कुछ अपॉर्चुनिटी बताया जाएगा स्किल डेवलपमेंट का और कैरियर एडवांसमेंट का। तो इन सभी को करने से बैंक इंगेज कर सकती है अपने मिलेनियल एम्प्लॉय को और अपने परफॉर्मेंस और कमिटमेंट को इंप्रूव कर सकती है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट वर्कप्लेस में, एम्प्लॉय इंगेजमेंट दोस्तों एक वर्कप्लेस अप्रोच होता है जो कि फोकस करता है कि एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा अपना बेस्ट एफर्ट देने में हर एक दिन। जैसे मान लीजिए कि आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जिसका फोकस है कि वो एजुकेशन को इंप्रूव करे अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट अप्रोच होगा, उसमें एक कल्चर क्रिएट किया जाएगा जो कि सभी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू देगा, सेलिब्रेट करेगा, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा दोस्तों प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी क्रिएट करेगा। और दोस्तों ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉय इंगेजमेंट को इंप्रूव करेगी और अल्टीमेटली अपने मिशन को अचीव करेगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। आवर फर्दर डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि इंगेज एम्प्लॉय के आपको समझ गए होंगे दोस्तों इंगेज एम्प्लॉय का कितना जरूरी है। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। इंगेज एम्प्लॉय जो होते हैं दोस्तों, वो अब कमिटेड होते हैं अपने वर्क के लिए और पैशनेट होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपर्ट का अलग अलग डेफिनेशन है एम्प्लॉय इंगेजमेंट का, और इसीलिए दोस्तों कोई एक वन साइड फिट ऑल अप्रोच नहीं है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय इंगेजमेंट को डिफाइन करती है इमोशनल कनेक्शन बिटवीन एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी डिफाइन करती है इसे लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड कमिटमेंट एम्प्लॉय हैव टुवर्ड देयर वर्क। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अलग डेफिनेशन है दोस्तों इस पार्टिकुलर कंसेप्ट का, ठीक है। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब कितना मोटिवेशन का लेवल क्या है, कमिटमेंट क्या है जिस एम्प्लॉय को है अपने काम के प्रति, और उनका विलिंगनेस क्या है कि वो उसके बियॉन्ड जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ठीक है, जो भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप रिटेल स्टोर पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एम्प्लॉय इंगेजमेंट बहुत हाई है, तो आपको मोटिवेटेड है, यू आर मोटिवेटेड टू प्रोवाइड एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। और दोस्तों आप लेट तक काम करते हैं ताकि आप इन्वेंट्री से हेल्प कर सकें, और कलीग की जगह पे भी काम करते हैं जो कि सिख है, तो आप एक सेंस ऑफ ऑनरशिप फील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं स्टोर के सक्सेस के लिए। दोस्तों एम्प्लॉय इंगेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय का फुल्ली इमर्स कर लें अपने आप को अपने वर्क रोल में, और अपने आप को बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ वे में एक्सप्रेस करें, इंक्लूडिंग फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनली। जैसे आप एक टेक कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे एम्प्लॉय इंगेजमेंट हाई है, तो आप फुल्ली इमर्स है अपने काम में, आप घंटों बिताते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और कलीग से कोलैबोरेट करते हैं। आप अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं लॉन्ग आवर वर्क करके और फोकस्ड रख के, कॉग्निटिवली वर्क करते हैं दोस्तों कॉन्स्टेंटली नया इन्फॉर्मेशन देख के और लर्निंग अपॉर्चुनिटी देख के, और इमोशनली दोस्तों आप एक सेंस ऑफ प्राइड फील करते हैं, फुलफिलमेंट फील करते हैं अपने काम में। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट में 3 कंपोनेंट है। कॉग्निटिव इंगेजमेंट, जो एक कॉग्निटिव इंगेजमेंट मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट टू वंस वर्क। फिजिकल इंगेजमेंट का मतलब होता है कि विलिंगनेस टू फिजिकली इन्वेस्ट वन सेल्फ इन वर्क। और इमोशनल इंगेजमेंट होता है स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन टू वन वर्क। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे एम्प्लॉय इंगेजमेंट हाई है, तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कॉग्निटिव इंगेजमेंट कैसे, तो आप कंसिस्टेंटली स्ट्राइव करते हैं कि अपने कस्टमर के सर्विस स्किल को इंप्रूव करें, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के नॉलेज को इंप्रूव करें। आप फिजिकल इंगेजमेंट एग्जिबिट करते हैं, आप जो है टाइम पे ओवर टाइम भी काम करते हैं जब बिजी सीजन आता है, तो आप फिजिकली इंगेज कर रहे हैं। और इमोशनली भी इंगेज होते हैं, आप एक सेंस ऑफ प्राइड फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं कंपनीज़ के ब्रांड में और मिशन में। तो दोस्तों आगे पॉइंट को समझते हैं। बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपने इस जॉब को लव कर रहे हैं दोस्तों, आप मोटिवेटेड हैं कि आप हार्ड वर्क करें, राइट। सो यू आर मोटिवेटेड टू वर्क वेरी हार्ड। तो आप प्राइड लेते हैं कंपनी के मिशन में, कंपनी के वैल्यूज़ में। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों एम्प्लॉय इंगेजमेंट का। एम्प्लॉय इंगेजमेंट का दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल विच आई हैव टोल्ड यू। फिर दोस्तों 3 कंपोनेंट तो मैंने आपको बताया, एक कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल। तो कॉग्निटिव का मतलब आपका बिलीव क्या है आपके कंपनी के बारे में, आपके जॉब के बारे में, क्या सोचते हैं कि कंपनी एथिकल है, केयर करती है अपने एम्प्लॉय के बारे में, ये होता है दोस्तों हमारा कॉग्निटिव इंगेजमेंट। एम्प्लॉय इमोशनल इंगेजमेंट का मतलब आप कैसा फील करते हैं अपने जॉब के बारे में, क्या आप वैल्यूड फील करते हैं, क्या आप अपने कलीग के द्वारा रेस्पेक्टेड किए जा रहे हैं, सुपरवाइजर के द्वारा रेस्पेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये होता है हमारा इमोशनल इंगेजमेट। बिहेवियरल इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप क्या एक्शन लेते हैं वर्क पे। जैसे कहीं कभी आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं ताकि कलीग को हेल्प कर सकें, या दोस्तों कभी कभी लेट भी रहते हैं ताकि अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। ये होता है आपका फिजिकल बिहेवियरल इंगेजमेंट। तो 3 तरह का इंगेजमेंट होता है, कॉग्निटिव इंगेजमेंट, एक होता है इमोशनल इंगेजमेंट और एक होता है बिहेवियरल इंगेजमेंट। दोस्तों कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि कितने डेडिकेटेड हैं अपने जॉब के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। जैसे मान लीजिए कि आप अपने जॉब के प्रति कमिटेड हैं, तो आप टाइमली आएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, कंपनी के साथ रहेंगे लंबे समय के लिए, यदि आपको दूसरा जॉब ऑफर मिलेगा तब भी। तो कमिटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एम्प्लॉय इंगेजमेंट का दोस्तों।
क्योंकि जो इंगेज एम्प्लॉय रहते हैं ना वो कमिटेड रहते हैं अपने वर्क के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। चलिए अब देखिए 3 कंपोनेंट को मैं फिर से बता दूं। तो 3 कंपोनेंट को मैंने आपको बताया कि एक होता है हमारा कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल। तो ये तीनों रिलेटेड हैं आपस में, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पॉजिटिव बिलीफ है अपने कंपनी के बारे में, मतलब आप कॉग्निटिव बिलीव है, तो आप जो अच्छा फील करेंगे अपने जॉब के बारे में तो इमोशनल होगा, आप हार्ड वर्क करेंगे मतलब बिहेवियरल होगा। तो इसलिए इसी तरह दोस्तों तीनों आपस में रिलेटेड है। तो जो तीनों आपके पास जो मैंने मेथड बताया, ऑल द 3 आर रिलेटेड। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास पॉजिटिव बिलीफ है अपनी कंपनी में, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आप फिर बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, यदि आप अपने जॉब में इंगेज रहेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे कि आप हार्ड वर्क करें, आप एक्टिव रोल लेंगे दोस्तों प्रोडक्शन प्रोसेस में, और क्या करेंगे दोस्तों, और कंट्रीब्यूट करेंगे कि आप जो है एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर सकें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। आप तरीका सजेस्ट करेंगे कि असेंबली लाइन को इम्प्रूव करें, राइट, या दोस्तों कुछ नए आइडियाज़ के साथ आएंगे ताकि वेस्ट कम कर सकें, जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि यदि आपके एम्प्लॉयर जो है एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट और पैशन को सपोर्ट करता है, तो दोस्तों आप अपने जॉब में इंगेज रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ करता है कि आप प्रोजेक्ट पे काम करें जो कि आपके इंटरेस्ट से और आपके टैलेंट से लाइंग है, तो दोस्तों आप पैशनेट रहेंगे अपने काम के प्रति और अपने जॉब में आप इंगेज फील करेंगे। उसी तरह दोस्तों यदि आपका एम्प्लॉयर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या इंकरेज करता है कोलैबोरेशन और टीम वर्क के लिए, तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो यही चीज़ है दोस्तों, यही चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है, इमोशनल इंगेजमेंट प्लस बिहेवियरल इंगेजमेंट प्लस कॉग्निटिव इंगेजमेंट, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम होता है। ठीक है, तो दोस्तों दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स कंटिन्यू द सेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट के बारे में। तो जब भी कोई एम्प्लॉय हैप्पी होते हैं, अपने जॉब के बारे में सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में समझाया जा रहा है दोस्तों। एम्प्लॉय इंगेजमेंट के कारण क्या होता है कि जब भी एम्प्लॉय खुश होते हैं, अपने जॉब से सेटिस्फाई होते हैं, तो दोस्तों वो लोअल रहेंगे दूसरे अपने एम्प्लॉयर से। तो इस लॉयल्टी के कारण इंगेजमेंट बढ़ेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टेड फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, राइट। सो दे फील इन्वेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होगा दोस्तों, इंगेजमेंट जो होगा उस कारण से हाई क्वालिटी होगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, और क्योंकि एम्प्लॉय जो है कमिटेड रहेंगे अपने बेस्ट वर्क को डिलीवर करने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन इस ड्राइव होता है दोस्तों कि आप टास्क को एकम्प्लिश करें। और इंगेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर कॉग्निटिव और परफॉर्मेंस एस्पेक्ट होता है वर्क का। कॉग्निटिव इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप मेंटली इमर्स हैं उस टास्क में। परफॉर्मेंस इंगेजमेंट का मतलब कि आप एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं उस टास्क को कंप्लीट करने में। जो इंगेज एम्प्लॉय होते हैं वो केवल मोटिवेटेड ही नहीं होते हैं, बल्कि वो मेंटली और फिजिकली इन्वेस्टेड भी होते हैं उस टास्क में, जिस कारण से परफॉर्मेंस बढ़ता है। समझे। तो दोस्तों ऑक्यूपेशनल फैटिग यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक फीलिंग होता है एग्जॉशन का, जो कि आता है जब आप सेम टास्क को रिपीटेडली करते हैं। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है एक फोकस ऑफ इंटरेस्ट इसलिए हो गया है क्योंकि ये हेल्प करता है कि इस फैटिग को कम करने में, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है दोस्तों, मोटिवेशन बढ़ाता है। जो इंगेज एम्प्लॉय होते हैं वो ऑक्यूपेशनल फैटिग कम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टेड होते हैं अपने काम में और वो सेंस ऑफ पर्पस फील करते हैं जो भी काम वो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व होते हैं अपने काम में, राइट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज अ पर्सन रेडीनेस टू टेक पार्ट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, पर्सन कितने रेडी हैं। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो अपने काम में इंगेज है, तो वो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड जाएगा और वैसे टास्क पे काम करेगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो बिलीव करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगा, तो वो भी टास्क करेगा। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो इंगेज एम्प्लॉय होते हैं ना, वो एक्साइटेड होते हैं अपने काम के बारे में, अच्छा फील करते हैं वर्क इन्वायरमेंट के बारे में, और दोस्तों बिलीव करते हैं मिशन पे और अपनी कंपनी के वैल्यूज़ पे। तो ये है दोस्तों एम्प्लॉय इंगेजमेंट का इंपॉर्टेंस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि एम्प्लॉय कोई इंगेज एम्प्लॉय रहेंगे ना, वो पॉजिटिवली बात करेंगे अपनी कंपनी के बारे में और डिफेंड करेंगे यदि कोई नेगेटिव ओपिनियन आ रहा है तो, ठीक है। और फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो है ऑब्जेक्टिव इंडिकेशन होता है, ऑब्जेक्टिव इंडिकेशन होता है इंगेजमेंट का, जो कि डिस्क्राइब करता है दोस्तों कि इंडिविजुअल क्या करता है और कैसा वो बिहेव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंगेजमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप एम्प्लॉय के एक्शन से। जैसे मान लीजिए कोई इंगेज एम्प्लॉय होगा ना, तो वो प्रोएक्टिव होगा, वे फाइंड करेगा कि अपने वर्क को कैसे इंप्रूव कर सकें, टीम के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकें। दोस्तों इंगेजमेंट बताया जा रहा है कि इंगेजमेंट जो है आप जॉब के रिक्वायरमेंट को तो मीट कर ही रहे हैं, लेकिन आप जो है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये होता है हमारा इंगेजमेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं दोस्तों। आपको बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय फोकसेस, एम्प्लॉय इंगेजमेंट जो है एक शॉर्ट टर्म इंथुजियाज्म नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। आप मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल चैलेंज भी आ गया, डिफिकल्टीज भी आ गया, तब भी लॉन्ग टर्म चैलेंज है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो इंगेज एम्प्लॉय होते हैं ना, वो मोटिवेटेड होते हैं कि वो अप टू डेट रहते हैं और इंडस्ट्री ट्रेंड किस पे अपडेट रहते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड पे, इनोवेशन पे और बेस्ट प्रैक्टिसेस पे।
सो दे आर मोटिवेटेड टू द इंडस्ट्री ट्रेंड से मोटिवेटेड रहते हैं, दे आर द बेस्ट। तो यदि मान लीजिए कंपनी जो है रफ पैथ से गुजर रही है तो इंगेज एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड रहेंगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को कंट्रीब्यूट कर सकें। जो इंगेज एम्प्लॉय होते हैं दोस्तों वो अप टू डेट मोटिवेटेड रहते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड, इनोवेशन और क्या है दोस्तों थर्ड पॉइंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। वो कमिटेड रहते हैं कि अपने काम पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। दोस्तों यदि एम्प्लॉय का सिमिलर बैकग्राउंड है तो वो मान लीजिए सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनका लेवल ऑफ एंगेजमेंट वेरी कर सकता है। कुछ एम्प्लॉय हो सकते हैं कि ज़्यादा इंगेज हो, कुछ एम्प्लॉय हो सकते हैं कि कम इंगेज हो। दोस्तों इंगेजमेंट को मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है दोस्तों? इंगेजमेंट को मेजर किया जाता है, आप मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली कैसे मेज़र कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप सर्वे का यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे किसी ऑब्जर्वेशन को आप एम्प्लॉय बिहेवियर की ऑब्जर्व करके। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इंगेज एम्प्लॉय होते हैं ना वो अपने स्किल और टैलेंट को यूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सकें। वो कमिटेड होते हैं अपने काम में और वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों इंगेजमेंट का मतलब ये नहीं हुआ मोटिवेशन या एंथुसियाज्म किसी जॉब के लिए, ये एक दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है फैक्टर्स का। इसके अंदर एम्प्लॉय बिहेवियर, कमिटमेंट, सेटिस्फैक्शन सभी कुछ आते हैं। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट को फॉस्टर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना पड़ेगा स्ट्रेटजीज जो कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के एंगेजमेंट को डिलीवर कर सके। इसका मतलब कि आप एक वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे जो कि एम्प्लॉय ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को भी प्रमोट करेगा। दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसा कि जॉब डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन, रिवार्ड प्रोग्राम। तो ये सभी फैक्टर डिफर हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में और ये जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना वो फैक्टर जो कि मोस्ट रिलेवेंट है उनके एम्प्लॉय के लिए और वर्क एनवायरनमेंट के लिए। अब जरा बात करते हैं दोस्तों ड्राइवर ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों बताया जा रहा है कि कितना ट्रस्ट है और रेस्पेक्ट है वर्क प्लेस में। ये बहुत ज़रूरी ड्राइवर होता है दोस्तों एम्प्लॉय एंगेजमेंट का। तो जब एम्प्लॉय फील करते हैं कि वो अपने लीडर्स को ट्रस्ट करें, कलीग को ट्रस्ट करें, तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम आपको ड्राइवर के बारे में बता रहे हैं, तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी एम्प्लॉय फील करते हैं कि वो अपने लीडर को ट्रस्ट कर सकते हैं, कलीग को ट्रस्ट कर सकते हैं और वो रेस्पेक्टेड किए जा रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट मिल रहा है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो इंगेज होते हैं दोस्तों अपने काम में और कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, वो फील करता है कि उसके मैनेजर रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसके ओपिनियन को और वैल्यू कर रहे हैं उसके काम को, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा कि अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट कर सके, हार्डर काम कर सके। लेकिन उसी तरह दोस्तों कोई एम्प्लॉय ट्रस्ट कर रहा है अपने लीडर को कि लीडर जो है अच्छा डिसीजन लेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगा, इसके एम्प्लॉय को बेनिफिट करेगा, तो दोस्तों वो टाइम और एनर्जी अच्छा से इन्वेस्ट करेगा अपने काम में। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए कि ट्रस्ट का लैक रहेगा, रेस्पेक्ट का लैक रहेगा वर्क प्लेस में, तो एम्प्लॉय डिस्कनेक्टेड फील करेंगे अपने काम से और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेस कमिटेड होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, उसको लगता है कि जो आइडियाज़ है वो इग्नोर हो रहा है या कलीग के द्वारा डिसमिस हो रहा है, तो दोस्तों वो अपने फ्यूचर में कम बोलेगा। यदि वो फील करता है कि उसके मैनेजर ट्रांसपेरेंट नहीं है या फेयर नहीं है डिसीजन मेकिंग में, तो दोस्तों वो फेथ लूज करेगा ऑर्गेनाइजेशन में और वो डिसएंगेज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं और क्या क्या ड्राइवर होता है दोस्तों एम्प्लॉय एंगेजमेंट का। सो नेक्स्ट ड्राइवर है दोस्तों, पहले तो मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट। दूसरा ड्राइवर है दोस्तों एम्प्लॉय के पास बैलेंस होना चाहिए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि अचीव हो सकता है बहुत सारे पॉलिसीज से और स्कीम से जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, लीव्स। ये सभी एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब भी एम्प्लॉय के पास एक इमोशनल कनेक्शन होता है जॉब से, तो वो एक सेंस ऑफ लॉयल्टी फील करते हैं, डेडिकेशन फील करते हैं अपने काम में। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है जो कि एक काउज को सपोर्ट कर रहा है, उसके हार्ट से क्लोज है, तो वो इमोशनली कमिटेड होगा अपने जॉब में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी कोई एम्प्लॉय अपने काम को एंजॉय करता है तो वो दोस्तों वो इंगेज होगा, मोटिवेटेड होगा कि वो वेल परफॉर्म कर सके। एम्प्लॉय फील करें प्राउड अपने काम में और फील करें इंस्पायर्ड कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के प्रति काम करें। दोस्तों ओपन कम्युनिकेशन चैनल और रेगुलर फीडबैक जो सुपरवाइजर से ये एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो वैल्यूबल फील करें, इंगेज फील करें। दोस्तों एम्प्लॉय को रेस्पेक्टेड फील करना होता है और वैल्यूड फील करना होता है बाय द सुपरवाइजर, ठीक है, और मैनेजर, ताकि वो अपने वर्क में इंगेज कर सकें। जैसे मान लीजिए कि मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय को सुनते हैं, उनके ओपिनियन को वैल्यू देते हैं, उनके ट्रीट करते हैं रेस्पेक्ट के साथ, तो वो ज़्यादा इंगेज फील करेंगे काम में। एम्प्लॉय समझे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या है, उनके रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके अपने काम को। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय है उन्हें काम करना है, उनके पास कुछ काम करना है जो कि चैलेंजिंग होता है, सेटिस्फाइंग होता है और इंगेज कर सके अपने जॉब में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय के पास फ्रीडम हो कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें, वो एम्पावर्ड हो कि डिसीजन ले सके, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो अपने काम में। ये भी पॉइंट बताया जा रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि जब भी कोई एम्प्लॉय फील करते हैं कि उनका वर्क इंपॉर्टेंट है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में, तो वो इंगेज होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, जब भी एम्प्लॉय के पास एक्सेस होता है अपॉर्चुनिटीज़ का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसका एक्सेस होता है एम्प्लॉय के पास, तो वो लाइकली टू इंगेज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलर ट्रेनिंग सेशन दे रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है एडवांसमेंट का, तो वहाँ पर ज़्यादा इंगेज एम्प्लॉय रहेंगे। एम्प्लॉय जो कि वैल्यूबल फील करेंगे, अप्रिसिएटेड फील करेंगे अपने हार्ड वर्क के लिए, वो ज़्यादा इंगेज होंगे। दोस्तों पॉजिटिव रिलेशनशिप होना एम्प्लॉय और उसके पीयर्स के बीच में, सुपरवाइजर के बीच में या दूसरे स्टेक होल्डर के बीच में, ये जरूरी है एंगेजमेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि CSR। देखिए CSR क्या होता है दोस्तों, कि ऑर्गेनाइजेशन जो डिमॉन्स्ट्रेट करती है कमिटमेंट टू द CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करती है टू CSR, ठीक है। तो और एम्प्लॉय वेलबींग वो इंगेजमेंट को फॉस्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सपोर्ट कर रही है वॉलंटियर इनिशिएटिव को, ठीक है, वो प्रमोट करती है दोस्तों एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को और ऑफर करती है वेलनेस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है दोस्तों, दीज थिंग्स डिमॉन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू इट्स एम्प्लॉयर हॉलिस्टिक वेलबींग। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ को शेयर करेंगे, गोल्स को शेयर करेंगे, तो वो मोर लाइकली टू बी इंगेज होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक संस्था है जो कि प्रायोरिटाइज कर रही है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को, तो वैसे अट्रैक्ट करेगी एम्प्लॉय को जो कि उस वैल्यूज़ को शेयर कर रहे हैं और वो इंगेज रहेगी। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है वो इसके क्षमता को इन्फ्लुएंस करेगा ताकि वो अट्रैक्ट कर सके और रिटेन कर सके इंगेज एम्प्लॉय को। जैसे मान लीजिए कि एक संस्था है जो कि जाना जाता है पॉजिटिव वर्क कल्चर के लिए, कॉम्पिटिटिव कॉम्पेंसेशन के लिए और कमिटमेंट टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसे संस्था के पास दोस्तों ईजियर टाइम अट्रैक्टिंग इंगेज एम्प्लॉय होंगे कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन विद नेगेटिव रेपुटेशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, क्या जरूरी है क्रिएटिव स्ट्रेटजी का फॉर इंगेजिंग जेन वाई एम्प्लॉय। दोस्तों इंगेज एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनको इफेक्टिव प्लान के साथ आना पड़ेगा ताकि इंगेज एम्प्लॉय को अचीव कर सकें, ठीक है। आप कैसे अचीव करेंगे मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, बताया जा रहा है कि जो डिज़ायर्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो नीड है एम्प्लॉयर का, वो डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन द एज क्या है, कल्चर क्या है, जेंडर क्या है, दूसरा फैक्टर्स क्या है, जिसे समझना पड़ेगा दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय अलग अलग जनरेशन में जन्म लिए हैं, जैसे जनरेशन वाई जो कि 1980 से 1994 के बीच में, जनरेशन एक्स जो कि 1965 से लेकर 1979 के बीच में, तो इनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, इनका अलग वैल्यूज़ है, इनका अलग एक्सपेक्टेशन है वर्क के प्रति। तो जो जेन वाई एम्प्लॉय होंगे ना, देखिए इसको याद करना बहुत आसान है, एक्स पहले आता है फिर वाई आता है, तो 65 से लेकर 79 पहले आ गया और 80 से लेकर 94 बाद में आया। तो जो जेन वाई एम्प्लॉय होते हैं ना, वो टेक्स सेवी होते हैं, वो वैल्यू करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को, लेकिन जेन एक्स एम्प्लॉय जो है स्टेबिलिटी को और सिक्योरिटी को वैल्यू करते हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो एक जनरेशन होता है इसको बेबी बूमर कहा जाता है, यानी कि जो जिनका जन्म हुआ है 1947 से 1964 के बीच में, वो हार्ड वर्किंग होंगे, डिसिप्लिन होंगे, वो ट्रेडिशनल वैल्यू से मोटिवेटेड होंगे, जैसे पैट्रियोटिज्म, फैमिली एंड रिलीजन। एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, एक बेबी बूमर एम्प्लॉय जो कि लंबे समय तक काम कर रहा है, वो डेडिकेटेड है अपने जॉब में क्योंकि वो बिलीव करता है कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है। अब जरा जेन एक्स की बात करते हैं, तो ये जो जेन एक्स जनरेशन है दोस्तों, इसके अंदर वैसे लोग होते हैं जिनका जन्म 1965 से लेकर 1981 के बीच होता है और वो कैरेक्टराइज होते हैं दोस्तों, उनको ग्रोन अप किया गया उस समय पे जब ग्रेट सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कोल्ड वार, ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनल कंप्यूटिंग के राइज को। हम लोग जेन एक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जेन एक्स वाले लोग जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया दोस्तों कोल्ड वार को एक्सपीरियंस किया है, राइट। और इस कारण से वो इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ रिलिएंट होते हैं दैन द प्रीवियस जनरेशन। जो बेबी बूमर होते हैं दोस्तों, उससे ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और सेल्फ रिलिएंट होते हैं और अपने कैरियर को केयरफुली प्लान करते हैं। जो जेन वाई होते हैं दोस्तों, इसके अंदर वो लोग होते हैं जिनका जन्म 1982 से लेकर 2001 के बीच में हुआ है, उसे इको बूमर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे जो चिल्ड्रेन होते हैं ना बेबी बूमर का, क्योंकि वो सब इको बूमर इसलिए हैं क्योंकि मैक्सिमम जो है वो चिल्ड्रेन है दोस्तों बेबी बूमर का। तो ये ग्रोन अप किए गए दोस्तों इजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जैसे इनके पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, डिजिटल टूल है, जिस कारण से दोस्तों वो कंफर्टेबल है अपने टेक्नोलॉजी से और उसे हर एक आस्पेक्ट में यूज़ करते हैं अपने लाइफ का, अपने वर्क का। तो एम्प्लॉयर इजीली अडेप्ट कर सकते हैं इस ट्रेंड को, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर सके हायरिंग प्रोसेस में, जैसे सोशल मीडिया को यूज़ करके कैंडिडेट को रिक्रूट करने में। दोस्तों तो जेन वाई के बारे में बताया जा रहा है कि जेन वाई वो अपने इंडिपेंडेंसी को वैल्यू करते हैं, इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं, सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों जो जेन वाई होते हैं ना, ये वो मोटिवेटेड होते हैं प्रैक्टिकल बेनिफिट से, जैसे सैलरी बेनिफिट्स, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सभी से दोस्तों मोटिवेटेड होते हैं। जैसे जेन वाई एम्प्लॉय जो होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे जॉब में जो कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर ऑफर करती है और हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती है, रेदर देन एक दूसरी जॉब जो कि हाई सैलरी ऑफर कर रही है, ठीक है। तो जेन वाई एम्प्लॉय उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे।
और देखिए क्या बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, समझते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है जेन वाई एम्प्लॉय के बारे में कि वो टेक से भी होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानते हैं, कंफर्टेबल होते हैं उसको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को में यूज़ करना टेक्नोलॉजी को। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सोशली माइंडफुल होते हैं, मतलब उनको पता होता है सोशल इशूज़ क्या है और वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सके सोसाइटीज़ पे, ठीक है। फिर दोस्तों फिर जो अर्ली, जब वो अपने कैरियर के अर्ली स्टेज में होते हैं तो ठीक है, उन्होंने सिग्निफिकेंट वेल्थ एक्युमुलेट नहीं किया, तो जेन वाई एम्प्लॉय जो इंटरेस्टेड होंगे वैसे जॉब में जो कि कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफर करे, ट्रेनिंग ऑफर करे, ठीक है, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो देखिए और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों जेन वाई के बारे में। जेन वाई के पास बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है, मतलब जेन वाई ये जो जनरेशन है उनके पास गुड लाइफ बैलेंस होता है उनके पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के बीच में। वो दोस्तों उनके पास फ्लैक्सिबिलिटी होना चाहता है और कंट्रोल होना चाहिए उनके वर्क स्केड्यूल में। उनके पास दोस्तों वो इनका मतलब ये बताया जा रहा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयर को कि उन्हें गुड वर्क इन्वायरमेंट मिले, अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ करने का, वर्क लाइफ बैलेंस करने का। वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपने पर्सनल लाइफ को, फैमिली को ओवर द वर्क। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि वो सेल्फ एज्यूर होते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है सक्सीड करने का, वो हाई गोल सेट करते हैं, ठीक है, हाई गोल सेट करते हैं अपने लिए और हार्ड वर्क करते हैं उसको अचीव करने के लिए। दोस्तों जो जेन वाई एम्प्लॉय होते हैं वो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो कि चैलेंजिंग होता है, वो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लर्न के लिए, ग्रोथ के लिए। दोस्तों उनके पास एक अलग अप्रोच रहता है लीडरशिप का देन द प्रीवियस जनरेशन। वो फोकस्ड होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं अपने टीम मेंबर के साथ। वो बिलीव करते हैं, वो नया लीडरशिप स्टाइल लाते हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो कि ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव था, जैसे वो नया तरीका लाएंगे कैसे कम्युनिकेट कर सकें। वो टेक्नोलॉजिकली वो कंफर्टेबल होते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में और एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने जॉब को परफॉर्म करने में। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी टूल्स को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर। पार्ट 2 लेक्चर विल बी अवेलेबल टू द पेड मेंबर्स। इफ यू वांट सब्सक्राइब अ वीडियो लेक्चर यू कैन व्हाट्सएप योर नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद।